नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा दिल्ली ब्लास्ट की करेंगे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली विस्फोट के तार पुलवामा से होते हुए तुर्की तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के लाल किले के निकट हुए विस्फोट के तार दिल्ली से बाहर निकलकर फरीदाबाद से होते हुए लखनऊ, पुलवामा और तुर्की तक जा पहुंचे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से जांच के लिए अलग से एडीजी के नेतृत्व में 10 अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। एनआईए की टीम में एक डीएसपी के अतिरिक्त कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या अब भी देश में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है? तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए पहले तारुफ करा देते हैं। आशीष कुंतल जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल में। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल में। चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले के निकट हुए विस्फोट के तार दिल्ली से बाहर निकलकर फरीदाबाद होते हुए लखनऊ, पुलवामा और तुर्की तक जा पहुंचे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से जांच के लिए अलग से एडीजी के नेतृत्व में 10 अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। एनआईए की टीम में एक डीएसपी के अतिरिक्त कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। एनआईए की टीम ने घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही लखनऊ में भी पुलिस छापेमारी कर आतंकवाद के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इतना ही नहीं, फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच टीमों ने जाकर जांच की। दिल्ली लाल किले के नजदीक धमाके की जांच में लगी जांच टीम इस बात की भी जांच करेगी कि आतंक की साजिश के कितने तार हैं और दिल्ली ब्लास्ट की कहां-कहां साजिश रची गई। इस साजिश के कितने सूत्रधार हैं, क्या खतरा टल गया या अभी भी मंडरा रहा, या फिर क्या है दूसरी कार की सच्चाई? क्या धमाके के समय 2 कार में आतंकी मौजूद थे? इन सब सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को देना है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगी रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन जो है आपके पास, और सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आतंक की साजिश के आखिर कितने तार है, कितने सूत्रधार है? क्योंकि जो ये पूरा हमला है, पूरा इस घटना की बात करें तो ये दिल्ली से बाहर निकलकर फरीदाबाद होते हुए लखनऊ, पुलवामा, अब तुर्की तक जा पहुंचा है। ये ब्लास्ट बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है जी। जो बहुत देर के बाद हुआ है। और इसके तार जो हैं, आप जैसे बता रहे थे, ये जेएनके से स्टार्ट होते हुए फरीदाबाद, लखनऊ, और जब अब तुर्की के साथ भी कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है। और सबसे हैरानगी की बात है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड डॉक्टर्स, जो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो इस साजिश में शामिल हैं। बहुत अजीब बात, ये पहली बार हुआ है कि कुछ ज़्यादा लोग जो हैं पूरे डॉक्टर प्रोफेशन को उन्होंने बहुत बदनाम कर दिया है। मैं इसकी जितनी भी निंदा करूं कम होगी। और आगे से क्या हम इन डॉक्टर्स पे विश्वास कर सकते हैं? अगर हमने मेडिकल केयर उनसे लेना हो, हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर्स, वी नेवर आस्क कि वो कौन सी जात का है या कहाँ से हुआ है। लेकिन अब तो ये सोच विचार करना पड़ेगा कि क्या हम डॉक्टर्स इस कास्ट, इस कौम के, उन पे विश्वास कर सकते हैं? हाँ, जो ये ब्लास्ट हुआ है बहुत दर्दनीय घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कड़ी से कड़ी निंदा मैं करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो ये पूरी घटना है ये निंदनीय है ज़रूर, और क्योंकि इस पूरी घटना में
कम से कम 10 से 12 लोगों की जान गई है करीबन, और कई लोग घायल हुए हैं। बहरहाल अब जिस तरह से देखें कि इस हादसे पर अब एनआईए की तरफ से भी जांच की जा रही, कार्रवाई हो रही है। बहरहाल आशीष कुंतल जो आपके पास आऊंगी, और इसकी अगर बात करें, जिस विस्फोटक जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था उसकी तासीर की बात करें, उसके बारे में अगर जिक्र करें तो उसके बारे में आप हमें बताइए। अगर हम देखें कि बहुत एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जी उसके हिसाब से हमारी फोरेंसिक टीमें अभी लगी हुई हैं सारी चीजें जांच पड़ताल करने के लिए। जी कई चीजें अंदर में निकल के आ रही हैं, कई एंगल्स को देखा जा रहा है। एक हमारे हिसाब से जैसे यूके के अंदर में सेंट्रल एजेंसीज फोरेंसिक फोरेंसिक को एक सेंट्रलाइज वे में देखा जाता है, उसके तरीके से मल्टीपल फोरेंसिक के फील्ड्स इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के अंदर में भी लगे हुए हैं। जी इसके अंदर में एक फोरेंसिक का एंगल भी निकल के आ रहा है कि ये सारी घटनाएं जैसे मूवमेंट हुई है, सस्पेक्ट की मूवमेंट्स हुई हैं, लोगों की मूवमेंट हुई है जो इसके अंदर में शामिल थे, उनके टावर डंप उठाए जा रहे हैं उस लोकेशन से कि कौन कौन से बंदे नए नंबर्स थे, कौन कौन से एक्टिव नंबर्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते थे। सो बहुत सारे बेस फ्रंट पे अभी ये वाली बात चल रही है। एंड मेरा मानना है कि फोरेंसिक अगर हम देखें तो फोरेंसिक के मल्टीपल फील्ड्स हैं। जी इस ब्लास्ट की वजह से मल्टीपल फील्ड्स एक साथ एकजुट हुए हैं, जिसके अंदर में एनआईए भी है, फोरेंसिक की टीम्स भी हैं, स्टेट फोरेंसिक टीम्स भी हैं, सेंट्रल फोरेंसिक टीम्स भी हैं जो इन चीज़ों के ऊपर निकाल के आ रहे हैं। अभी तक एज पर जो चीज़ें हमारे सामने निकल के आई हैं कि इसके अंदर में ये एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके की चीज़ें करी गई हैं, इसमें नई तकनीक इस्तेमाल करी गई है, जैसे कि सर ने बताया कि नए डॉक्टर्स का इस्तेमाल, नए डॉक्टर्स, बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का, तो इसके अंदर में एक मॉनेटरी फंड कहीं से ट्रांसफर हुआ हो, उस एंगल को भी देखा जा रहा है कि फॉरेन रेमिटेंस हुआ है किसी इंडियन डॉक्टर्स और किसी आदमी के हिसाब से उसने उसको उत्साया है कि मैं इस क्राइम को कर देता हूँ, मुझे कुछ इतना पैसा मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अभी जांच बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा कई सारे एंगल्स को देखने का। मोबाइल फोरेंसिक के एंगल्स हैं, डिजिटल फोरेंसिक के एंगल्स हैं, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन टीम अपने हिसाब से काम कर रही है, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हमें हेल्प करेगा कि जी हम इस ब्लास्ट की एक रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में और क्या क्या चीज़ें जान सकें। सेम हमने एक क्राइम सीन रिपोर्ट बनाने के बाद हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ पे गवाह मौजूद थे, उनके हिसाब से उसे बना के देखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें और समझ में आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम हमें फोरेंसिक टीम्स को अपनी को देना चाहिए, फोरेंसिक अपने इन्वेस्टिगेटर्स को देना चाहिए, जिससे चीज़ें और बेहतर आएंगी। एंड जैसे हमने कल इस मुद्दे पे बात हुई थी कि ये एक ब्लास्ट मेरे ख्याल से एक एक प्रॉपर प्लान ब्लास्ट था, जो बिल्कुल कि समय होते समय पहले फट गया। हो सकता था इसकी जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ देखा गया था वो चांदनी चौक और जो इंडिया गेट, सॉरी रेड फोर्ट के जो बीच में का जो जगह था जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड, लोग पैसेंजर्स पास ऑन करते हैं, तो कहीं वहां उस गाड़ी तक को पहुंचाना एक मकसद रहा होगा। बट एज अगर देखा जाए तो वो उस जगह से, लोकेशन से पहले उसका रीजन हो सकता है कि कोई डर हो, डर बैठा हो, या किसी जल्दबाजी के या हड़बड़ाहट के चक्कर में वो उस जगह से पहले हो गया। उसे लॉस ऑफ लाइफ उनका टारगेट हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो, एक टेरर एक्ट करके देश की भावनाओं को, देश के ऊपर या देश के हेरिटेज के ऊपर एक मैसेज रहा है कि हमने लाल किले पे ये ब्लास्ट किया है, विद इन द जी हार्ट ऑफ दिल्ली हमने एक ब्लास्ट किया है इंडिया बिल्कुल के। सो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज के तौर पे प्री प्लान बेसिस में करा गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन टीम, सारी फोरेंसिक टीम्स हमारे हिसाब से लगी हुई हैं। एंड कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी रहेगी, बिकॉज अभी एक्सप्लोजिव्स के अंदर भी मल्टीपल तरीके के एक्सप्लोजिव्स यूज होते हैं। जी अब इनका सोर्स कहाँ से है, एक सिंगल सोर्स यूज किया है, क्या इन्होंने उस एक्सप्लोजिव्स के अंदर में मिलावटें की हैं, कौन सा स्पेसिफिक इसके अंदर प्रोपेलेंट, जैसे हम क्या करते हैं कि कई सारे एक्सप्लोजिव्स में बहुत ज्यादा डैमेज करने के लिए यूज डिफरेंट डिफरेंट प्रोपेलेंट्स, तो जी वो उन प्रोपेलेंट्स क्या वो निकल के आ रहे हैं, जो विक्टिम है या जो डेड बॉडीज हैं या जहाँ के लोगों के अंदर में इसका ब्लास्ट का इफेक्ट पड़ा है, उनकी बॉडी से वो ट्रेसेस निकालने के बाद, टेस्टिंग के बाद क्या चीजें निकल के आ रही हैं। सो उनका थोड़ा सा टेस्टिंग रिपोर्ट आना बड़ा बाकी है। डीएनए अपना काम कर रहा है, फोरेंसिक टीम्स, बैलिस्टिक्स टीम्स अपना काम कर रही हैं, हमारे एक्सप्लोजिव टीम्स अपना काम कर रही हैं क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के बेसिस पे।
थोड़े टाइम के अंदर में मेरे ख्याल से घटना का पूरा निवारण नॉर्मल तरीके से हो सकता है। बिल्कुल, जांच तो जारी है। अब जांच के बाद क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन तार अलग अलग जगहों से साफ तौर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मोहिंदर जी, क्योंकि जिस तरह से देखे कि जब पूछताछ में ये भी पता चला है कि जो टारगेट था वो राम मंदिर और काशी था, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह जो थी ऐसी जगहों के लिए, ऐसे घटनाओं के लिए चुनी जाती है, इन अगर आतंकियों की बात करें या फिर इन संदिग्ध लोगों की बात करें। जी, ये बात सही है। जी जैसे कि उसका जो रूट बताया गया है, जो टीवी पे भी आ रहा है जी कि वो फरीदाबाद से चले थे, फिर वो सुनहरी मस्जिद में काफ़ी देर रुके रहे। जी और जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपके सामने बैठे हुए हैं, जी लेकिन जो हमने भी थोड़ा नॉलेज के मुताबिक पता किया है कि ये कोई बड़ा आरडीएक्स वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। जी शायद लो वाला ब्लास्ट था, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है। ये जो है, ये गर्मी में वो जल्दी ब्लास्ट हो जाते हैं, और ये कार को काफ़ी देर तक रखा है, ऑन रही है, तो इसके कारण वो कार गर्म हो गई। मेरे विचार में जी ये जो जगह जहां एक्चुअल ब्लास्ट हुआ है तो रेड फोर्ट के सामने है, पर वो टर्निंग पे जब वो रिवर्स कर रहे हैं तो उस टाइम हुआ है। इनका टारगेट कोई और था, शायद वो मंदिर था। एक मंदिर भी है जो जी रेड फोर्ट के पास है, जहाँ की मंडे को, सोमवार को काफ़ी भीड़ भी होती है, ट्यूसडे को भीड़ भी होती है। और इस तरह से ये इन्होंने साजिश की है। हैरानगी की बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि जी इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट स्टेट, अब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे भूटान में एक दिन के लिए, और ये ब्लास्ट उसी टाइम होता है। कई लोग टीवी पे मेरे मुताबिक फजूल की बातें करते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भूटान में क्या कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर भूटान में एक डिप्लोमेटिक मिशन पे है, एक जो बेटर अंडरस्टैंडिंग नेबर्स के साथ क्रिएट करनी होती है, वो मिशन जी पे थे। आपको पता ही, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह के वो एक्शन ले रहे हैं। मैं भूटान में थोड़ी देर रहा हूँ, मेरे को पता है, नॉलेज है इन चीज़ों का। जी आज वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है। प्राइम मिनिस्टर देखिए भूटान से आते हैं और सीधा जयप्रकाश हॉस्पिटल जाते हैं घायलों को मिलने। पूरी जानकारी वो होम मिनिस्टर से लेते रहे, दूसरे ऑफिसर से लेते रहे हैं। और जब वो आज सिक्योरिटी की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी तो कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा, जो हमको जब वो ब्रीफिंग करते हैं तो पता लगेगा। कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। जी ये वो ज़माना गया जब हम सफ़र करते थे और कोई एक्शन नहीं होता था। एक्शन आपको पता ही है। और जब पहलगाम हुआ तो ऑप सिंदूर हुआ था, और ऑप सिंदूर ऑफिशियली अभी भी लगातार चल रहा है, जी कंटिन्यू है। ठीक है, हमने विराम किया हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला लेता है कि उनको सबक सिखाना है तो वो आज फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिया जाएगा। क्या हमको कितना पता लगेगा, ये बात की बात की। धन्यवाद। बिल्कुल मोहिंदर जी, लेकिन अगर यहाँ पर कहें कि क्या एक बार फिर से इस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू किया जा सकता है इस घटना की कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था, ऑप सिंदूर अभी जी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। और लेकिन उसमें विराम दिया था जी कि अगर किसी टाइम पे ज़रूरत पड़े, आप सबको पता है देश में एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, ऑप त्रिशूल। वो फोर्सेस अलर्ट पे हैं, जी चाहे वो एक्सरसाइज पे हैं, इनको डाइवर्ट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ, जी एक्चुअल डिसीजन तो गवर्नमेंट का है। जी लेकिन ये जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 100% रेडीनेस में है, क्योंकि खासकर जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि ऑप सिंदूर लगातार जारी रहेगा। इसलिए देशवासियों को भी बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, एकदम एक्शन ऑप सिंदूर 2 हो सकता है। धन्यवाद।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि इसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से देखें कि अभी जिक्र इस चीज़ का भी कर रहे थे, जो ये विस्फोटक मिला है वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव था या फिर कम एक्सप्लोजिव था? क्योंकि जितने लोगों की मौत हुई है, भले ही अगर एक की भी मौत हो, लेकिन किसी के घर का चिराग बुझा है वो बहुत बड़ा बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था और जो विस्फोटक सुबह फरीदाबाद में मिला था, क्या कुछ अंतर है? क्या इसकी भी जांच की जा रही है? यस, मेरे ख्याल से जैसे कि आपने बताया, सर ने बताया, जाहिर सी बात है आरडीएक्स नहीं था। आरडीएक्स को लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जी। इन गवर्नमेंट ने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर कोई भी इस तरीके के एक्सप्लोजिव्स जो किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए या हजार्डस हो सकते हैं, उन चीज़ों को एक्चुअल में लेना, देयर इज अ प्रॉपर लाइसेंस कि सारे जो भी बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल हो। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरा यह है कि ये एक्सप्लोजिव जैसे मिले हुए हैं तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि एक, इतनी मात्रा में खरीदना जी। एक्सप्लोजिव कहीं से भी किसी भी बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होगा, वो सस्पिशियस होगा। सो हो सकता है कि ये मिक्स एंड मैच करके थोड़ी थोड़ी जगह से लिया गया हो। उसके अंदर में डॉक्टर्स जैसे बंदे जिनके ऊपर शक ना जाया जाए, जैसे सर ने बताया कि हम एक डॉक्टर जहां नाम लग जाता है तो हम अपनी तरफ से उसे ऑलरेडी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी। सारी चीजें बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट करा कर भाई आप लेके आओ और आप इसको इस तरीके से दिया, उसके पीछे जाहिर सी बात है एक मॉनेटरी फंड हो सकता है, एक इविल इंटेंट हो सकती है उसके पीछे। अब ये नहीं पता मोडस ऑफ ऑपरेंडी का है। तो ये सारी चीजें धीमे धीमे करके एक जगह इकट्ठी हुई। इस ऐसे स्पेसिफिक रीजंस में जैसे हमने बहुत सारी बार देखा है कि क्लैंडस्टाइन लैब्स स्टैब्लिश करी, जो इलीगल लैब्स स्टैब्लिश करी जाती हैं। एंड जैसे कि हमारे बारे में ये ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे कुछ फ्लॉज की वजह से भी हो रही हैं कि लोग हमारे पास आते हैं क्लैंडस्टाइन जैसी कहीं भी लैब्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है इन जी। चीज़ों के बारे में, प्रॉपर बताया गया है कि कौन कौन से चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी, किस तरीके से हमें काम करना है। आप ये देखिए कि ये एक नॉर्मल, ये बड़ा एक हार्ड स्टेप है। अगर किसी भी अटैक्स को देखा जाए तो कितना डेयरिंग स्टेप है कि कोई बंदा बीच में जाता है, वहाँ सारी चीज़ करता है और उसके बाद उससे अंजाम तक पहुँचाता है। तो इसके पीछे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आज सपना आया और आज हमने बोल दिया, किसी ने पैसे दिए और जी। हमने ये काम कर दिया। कहाँ से एक्सप्लोसिव ट्रैवल करे होंगे, चीज़ें आई होंगी। तो इसके ऊपर मेरा मुद्दा सिक्योरिटी एक फ्लॉ के तौर पे मैं ये देखता हूँ कि आज हम देखें, ये एक हार्श वर्ड है कि हमारे जो आधार कार्ड्स हैं, अभी तक वो लिंक नहीं है, सेंट्रलाइजली लिंक नहीं है कि जी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन सब सारी चीज़ों का डेटा बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वगैरह को शेयर कर पाए। हमारे फिंगरप्रिंट्स जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। प्लस दूसरी चीज़ है कि हम ऐसे देश वासी होने के तौर पर कई जगह हमने सुना भी है, कई जगह देखा भी है कि आप आधार को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पासपोर्ट की आइडेंटिटी होती थी, जी। पहले स्ट्रांग मानी जाती है, अब पासपोर्ट की आइडेंटिटी हमारे आधार के बराबर हो गई है। आधार, अब हमसे कभी पासपोर्ट, मुझसे कभी पासपोर्ट नहीं मांगा गया, मुझसे कभी हमेशा आधार माना गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि दिस शुड बी प्रॉपर काउंट कि कौन लोग हमारे देश के अंदर में है, उनकी दोबारा काउंटिंग हो, उनकी प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी हो कि दीज आर द पीपल। कोई ट्रैवल करता तो ट्रैवल की मॉनिटरिंग हो। कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस इस तरीके से होते हैं कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके, बॉर्डर बहुत बड़ा है तो हर जगह चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। जी। तो कहीं ना कहीं से ये लोग वो हैं जो बाहर से आए हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको मॉनिटरी जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से उनको बहला फुसला कर टारगेटेड एक प्रॉपर तरीके से स्टडी कराया जाता है, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करा जाता है इन टर्म्स ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। उन्हें नहीं पता अंजाम क्या हो सका, बट वो इतना हार्ड स्टेप ले सकें, इस चीज़ के लिए चीज़ आ जाती है। जैसा कि हमारा अभी मुद्दा चल रहा है कि अभी क्या है, मेरा मानना ये है कि हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये प्लानिंग और जगह की भी हो। सो दे जी। हैव टारगेटेड फ्यू प्लेसेस कि जैसे इन्होंने लाल किला ही चुना। क्यों लाल किला चुना, उसके उसके पीछे रीजन है, इट्स मोर क्राउडेड एरिया। सर जी। ने बताया वहाँ एक मंदिर भी है, वो हालांकि बड़ा पॉपुलर और बहुत पुराना मंदिर है जिसके लोग बहुत सारे लोग जाते हैं। तो कहीं उस चीज को टारगेट करना हो, एक रिलीजन सेंटिमेंट को, और हो सकता है कि कहीं इस तरीके की एक फाइट या इस तरीके की एक एक्सट्रीमिस्ट
हेटरिज्म क्रिएट करने के लिए कराया गया हो कि भाई जी अगर ये हुआ है तो उससे हिंदू भड़कें और वो कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करें। तो इसके मुद्दे मल्टीपल हो सकते हैं। वो ये भी हो सकता है कि जी एक जो पीछे हमारे साथ जो अभी स्ट्राइक्स करी उनके उनसे कोई अनसेटिस्फाइड और दुखी कोई बंदा हो, उनमें से निकलने के उसने ये प्लानिंग करी हो कि मैं ये काम करूंगा, उसका कोई उस बीच में किसी का नुकसान हुआ हो, उसकी भरपाई। सो इट्स अ मल्टीपल। दूसरा एंगल मेरे सामने अभी नजर में जैसे आता कि आई वाज रीडिंग द न्यूज जी कि अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हमला हुआ, वो भी एक बॉम्ब ब्लास्ट ही बताया गया। सो अब इसमें मेरा मानना ये होता है कि वो इस ब्लास्ट के बाद ही क्यों हुआ। बिल्कुल बाद होने का रीजन ये हो सकता है कहीं पाकिस्तान इस चीज को नहीं बता रहा, देखो जी आपके यहाँ तो हुए हुए वही टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ होते हैं। तो ये एक मुद्दा कहीं जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कहीं ये इंडिया के ऊपर इसलिए तो नहीं कराया, फिर उनको जस्टिफाई दिया जी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर में, देखो जी हमारे पास भी अटैक हुए हैं, जी इट्स क्वाइट कॉमन कि टेररिस्ट वगैरह होते हैं। सो इन सारी चीजों को तालमेलों को अगर देखा जाए, अभी जो बैठक होने के बाद जो चीजें रिजल्ट आएंगे उससे बहुत चीजें निकल के आएंगी, क्या गवर्नमेंट स्टेप और क्या इनटेक लेती है इन चीजों के ऊपर की, हमने क्या सीखा इन चीजों बिल्कुल से, क्या फ्लॉज हैं, आगे ये चीजें ना हो। और जैसे फरीदाबाद एक लोकेशन है जो एज कम्पेयर टू दिल्ली थोड़ी सेफ है कि कोई बंदा रह सकता है नॉर्मली। जैसे कि हमारा सिस्टम क्या है जहाँ पे कोई अगर मकान मालिक है, किराएदारों को किस तरीके से रखा जाता है। जी अभी इसके अंदर में ऐसा भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर में छोटे छोटे रूम्स और किराए के लिए वो जी बड़े कम पैसे पे देते हैं, उसके अंदर में कोई आइडेंटिफिकेशन ग्राउंड्स नहीं होते, वो थोड़ा पैसा एडवांस लेते हैं और उनको रखने की जगह मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर चीजें और पॉलिसी को चेंज करना, इस हादसे से कुछ सीखना, और इसको किस तरीके से सेंट्रलाइज वे में इन्वेस्टिगेट। बिकॉज मेरा मानना यह है फॉरेंसिक को इसके अगर अंदर में आप डालोगे जी तो सेंट्रलाइज वे में लाइव अपडेट्स लेते रहोगे। अभी क्या है, सब सैंपल्स लेके गए, कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट बिना टेस्टिंग के कोई जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल तो सबका जवाब आपकी तरफ से रिपोर्ट एग्जामिनेशन करने के बाद आएगा। तो जी उस जवाब को आने के लिए एक लाइव अपडेट के बेसिस पे एनआईए, हमारे एनटीआरओ, हमारे गवर्नमेंट की एजेंसीज, हमारे सीबीआई, सारे बंदे एक साथ सेंट्रलाइज होकर काम करें तो एक ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकता है। आई होप बिल्कुल लाइक वो कुछ हमारी इस कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक से कुछ चीजें निकल के आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी सारी टीमें वैसे भी जांच में जुटी हुई है, क्या कुछ रिजल्ट निकल के आएगा वो भी देखने वाली बात होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक आखिरी सवाल मोहिंदर जी मैं आपसे लूंगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या अभी भी देश में आतंकी हमले का जो खतरा है वो मंडरा रहा है या फिर टल गया है? देखिए, जो आतंकी हमला है, खतरा तो हर समय बना रहता है। जी और खास करके जो हमारे जो अक्रॉस द बॉर्डर लोग हैं, जी उनका काम ही यही है, उनका दिन रात ये काम है कि किस तरह के आतंक फैलाना है। जी आशीष जी ने एक बात कही जो आधार कार्ड बारे, जी मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। कोई टाइम था जब आधार कार्ड प्राइवेट एजेंसीज को दिया गया था जी और वो खुद बनाते थे, कोई चेकिंग नहीं होती थी, और इस तरह बहुत लोगों को आधार कार्ड इशू किए गए हुए हैं। ये ठीक है, सरकार कुछ उस पर अंकुश लगाती है, कुछ चेक लगाती है, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े वकील उधर खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं ठीक वर्ड यूज़ करूं, तो झुक जाती है और वो आधार को बेस बना लेती है। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, कोर्ट उसमें दखल कम दे तो जी अच्छा रहता है। बिकॉज जो भी प्लानिंग करते हैं वो उधर जाके बदल जाती है और सरकार के हाथ कमज़ोर हो जाते हैं। शायद मेरी वर्डिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं आशीष जी से जो उन्होंने क्लू दिया था आधार जी का, ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट जो बनना चाहिए था, वो धीरे धीरे स्लिप आउट हो गया है। और इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको इसमें लापरवाही की है। और अभी जैसे एसआईआर शुरू हुआ तो सारे ऑब्जेक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। तो मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ। जी साथ में ब्लास्ट के लिए, ये आतंकी हमले के लिए हम लोग जनरली तैयार रहते हैं, जी लेकिन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी एरियाज हैं, कहीं ना कहीं
कुछ होने की संभावना रहती है। जी। तो हर टाइम आके सिक्योरिटी एजेंसीज को ब्लेम करना, किसी दूसरी एजेंसी को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ब्लेम करना कि अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई है, ये बिल्कुल गलत है। जी। टाइम लगता है हर चीज़ का, एंड कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट एकदम रिपोर्ट नहीं दे सकता बिना उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जी। किए हुए एंड विद 100% श्योरिटी। सो ये चीज़ें, लेकिन आज टीवी पे मैं सुन रहा था, कोई लीडर्स बोल रहे थे जी। कि अभी तक क्या हुआ, सिक्योरिटी फेल है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, होम मिनिस्टर रिजाइन करे। ये ऐसे थोड़ा चलता है सरकार, देश ऐसे नहीं चलते हैं। जी बिल्कुल, पूरी तो जांच, पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल सभी को अभी इसी चीज का इंतजार है कि रिपोर्ट्स कब आते हैं, जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है। सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट में अब लगातार जो जांच है वो तेज कर चुकी है, जांच चल रही है और जो दूसरी गाड़ी थी उसकी तलाश भी की जा रही है और अब रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी।